Hello everyone. Okay, in the last class we have discussed about our chapter solution. Today we are going to start our new chapter, that is electrochemistry. So first of all we must know what is electrochemistry. Electrochemistry है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोगों ने भाई हम जो घरों में यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, जो हम रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं उसके अंदर एक बटन सेल होता है, एक सेल होता है जिसकी वजह से वो रिस्ट वॉच चलती है भी, वो उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती है. ऐसे ही हम अगर बात करें घड़ी की, तो घड़ी के अंदर भी एक सेल डलता है. अगर हम बात करें रेडियोस, ट्रांजिस्टर्स की, उनके अंदर भी सेल डलता है. ये जितने भी सेल्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड सेल्स हैं. अगर हम घरों में जो बैटरी यूज करते हैं भाई, इन्वर्टर बैटरी, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस कुछ होने चाहिए. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry that deals with the study of what बेटा, किस चीज की स्टडी? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस टू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, स्टडी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल energy to chemical changes, electrical energy to chemical changes and chemical to electric energy change. और आप कह सकते हो केमिकल टू एनर्जी प्रोड्यूस और इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस, केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज. तो भाई हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम लोग केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं. तो वो एक प्रोसेस होते हैं भाई जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है. अभी इसका मतलब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर दिए. अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारे पास क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल चेंज और केमिकल चेंजेस टू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. अभी अगर मैं बात करूं भाई, जो हम घरों में बैटरी और इन्वर्टर यूज करते हैं प्यारे बच्चों, उस बैटरी और इन्वर्टर को हम लोग उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. जिन केमिकल चेंजेस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब बेटा जो पर्टिकुलर सेल हमारे पास जो केमिकल एनर्जी है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे, उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हमारे पास भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो सेल होती है, वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अनदर इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे भाई. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती हैं, तो हमारे पास दो सेल हैं भाई, वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है. भाई आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ना है, केमिकल एनर्जी से और केमिकल चेंज से, केमिकल चेंजेस टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल चेंज को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे भी, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल चेंजेस.
तो भाई अगर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और केमिकल एनर्जी चेंज से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमने अभी जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आपको एक डायग्राम विजिबल हो रहा होगा भी, जिसमें मैंने सारी चीजें डिपिक्ट करी हैं, हम कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बिल्ड करते हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या करा, डिप करा, ठीक है। ऐसे ही हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड था और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या करा प्यारे बच्चों, डिप कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इस इलेक्ट्रोड को एक वायर के थ्रू एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया भाई। अब ये वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करता है और ये बताता है कि कितनी अमाउंट और कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि करंट अगर फ्लो करेगा तो किसी वायर में से तो आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, मेटल, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन में डिप कर दिया, मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन में डिप करा, फिर वायर से अटैच कर दिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो हमने जो लगाना है वो हमारे पास क्या है, जिससे दोनों सॉल्यूशन फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, वो हमारे पास क्या है, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम एक सॉल्यूशन ऐड करते हैं KNO3 और अगर का भी, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर अगर। ये एक ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं जो एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और खुद क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, अभी खुद किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज, जैसे ही हम लोगों ने साल्ट ब्रिज लगाया और ये सारी असेंबली लगाई, वैसे ही हमारे पास क्या हुआ, जो जिंक इलेक्ट्रोड था उसके अंदर जिंक ने Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, अभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये एक आधी प्रोसेस और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी हुई है अभी, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब होता क्या है अभी, हमारे पास जो जिंक इलेक्ट्रोड थी, इस इलेक्ट्रोड से, ये जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड से हमारे पास Zn+2 बन रहा है। तो यहां से ये इलेक्ट्रोड क्या करेगी, यहां से ये इलेक्ट्रोड कम होना शुरू हो जाएगी भी, ये इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी और डिसॉल्व होके हमें कौन से आयन देगी, Zn+2 आयन, जो पहले से इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। अब यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड थी, ये कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके अंदर से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर से कॉपर+2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेल करके कॉपर बनाएंगे, जिससे हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। अब भाई हम लोगों ने इनको वायर से अटैच करा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जिस पे रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। मैंने आपको बताया भी था भी, CR याद रखना, छोटू राम, दैट इज कैथोड ऑलवेज रिडक्शन और एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा भी, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया एनोड पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे थे इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो रहा था भी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे, इसीलिए पॉजिटिव। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। किसका फ्लो भी, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट इसमें फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इस अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव
करंट फ्लो करेगा भी। और हमें वोल्ट मीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होगा जिसमें हमारे पास जो वोल्टेज है, मैं कंसीडर करता हूं 1.5 वोल्ट है, अराउंड 0.5 वोल्ट होती है अभी। तो हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा और हमें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ है। और यहीं से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर जो मैं सेल्स की बात कर रहा था, या फिर जो हम घरों में बैटरी यूज करते हैं, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और इस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी, वोल्टेइक सेल भी। अब बारी आती है बेटा साल्ट ब्रिज का क्या यूज है। हम दोनों सॉल्यूशंस को इकट्ठा मिला दें, एक ही सेल में बना दें, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दें तो हमारे पास आसानी से हो जाएगा। लेकिन दोनों सॉल्यूशंस को इकट्ठा मिलाने से कंसंट्रेशन आयंस की, जो भी यहां से Zn+2 और वहां से कॉपर+2 जो आयंस या फिर सल्फेट आयन है, वो एक जगह ज्यादा हो जाएगी। अब भाई साल्ट ब्रिज क्या करता है? साल्ट ब्रिज हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो साल्ट ब्रिज मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए? मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए। साल्ट ब्रिज क्या करता है? आयंस को मूव करता है भाई, आयंस की मूवमेंट करता है साल्ट ब्रिज, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये सॉल्यूशंस है, इन सॉल्यूशंस में क्या बनी रहती है? इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी रहती है। मतलब क्या? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज बना रहता है भी। हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए साल्ट ब्रिज रिस्पॉन्सिबल है एंड मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। साल्ट ब्रिज के मेन फंक्शन है भी, ये बहुत बारी पूछे जाते हैं। मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और क्या करना भी? आयंस को मूव कराना साल्ट ब्रिज के फंक्शन है। ठीक है, साल्ट ब्रिज एक न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए, क्योंकि वो खुद रिएक्ट नहीं करता। सो दीज आर मेन फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। अब बेटा जैसे जैसे ये रिएक्शन होते जाती है, वैसे वैसे यहां से जो ये जिंक की इलेक्ट्रोड थी, ये पतली होती जाती है, ये थिन होती जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारा जिंक जो है वो किस में चला जाता है? सॉल्यूशन में चला जाता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर है सॉल्यूशन में से, वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और कॉपर की जो इलेक्ट्रोड थी वो क्या हो जाती है अभी? वो थिक होना शुरू हो जाती है। सो इन दिस वे द केमिकल चेंजेस और रिएक्शन हैपन इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इस तरीके से भी रिएक्शन होती है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, नाउ द क्वेश्चन कम कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? प्रोड्यूस इसलिए हो रहा है भाई कि यहां पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और कॉपर गेन कर रहा है भाई। इसकी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी अलग है और इसकी गेन करने की कैपेसिटी अलग है। तो भाई जो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की या गेन करने की पावर होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब अगर ये पावर अलग अलग है तो इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये कम गेन करता है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से आयंस का डिफरेंस हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस टू लो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस फ्लो करता है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का मतलब यहां पे आयंस ज्यादा हो गए और वहां पे आयंस, मैं एक एनालॉजी कंसिडर कर रहा हूं भी, एक्चुअल में नहीं जरूरी है कि यहां पे ज्यादा हो यहां पे ज्यादा हो। हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है? आयंस जो है वो एक जगह ज्यादा हो जाते हैं, एक जगह कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, इसी की वजह से करंट फ्लो करता है। तो अभी हम आते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों? पोटेंशियल हमारे पास होता है भाई एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रोड की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की या फिर गेन करने की। द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड of an electrode
टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी या फिर लॉस करने की एबिलिटी पोटेंशियल कहलाता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है अभी। अब अगर मैंने इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिखा है तो भी मैंने बताया था ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा लिख देता हूं प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। पूरी की पूरी पर्टिकुलर जो हमने पूरी रिएक्शन लिखनी है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे। यहां पे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं अभी, यहाँ पे देखिए से फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी फर्स्ट रिएक्शन है जिंक से Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। अभी इलेक्ट्रोड सॉलिड होती है इसीलिए मैं सॉलिड लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं एक्वस लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाया हुआ है। मैं मानता हूं सॉल्यूशन हम लोगों ने वाटर में बनाया और वाटर में सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग इज Copper+2+2 इलेक्ट्रॉन will give us copper solid। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आती है अभी, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 Zn+2 प्लस कॉपर। ये सॉलिड रहेगा, ये सॉलिड रहेगा, एक्वस रहेगा और ये एक्वस रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज ओवरऑल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है प्यारे बच्चों ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक भी बोलते हैं और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट क्यों हो रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने अभी बताया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। अब करंट ऐसा क्यों करता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करे। एक्चुअल में जो करंट फ्लो है वो होता क्यों है भाई, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर की मैं बात कर लूं, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर है या फिर आयनिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर्स या फिर आयनिक कंडक्टर्स में जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो या फिर जो मूवमेंट है करंट की वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि भाई आयंस मूव कर रहे होते हैं। अब फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था जो आयंस की मूवमेंट है वो हमेशा वहां से होती है जहां पे कंसंट्रेशन आयन की ज्यादा हो। ज्यादा कंसंट्रेशन या फिर आयंस जहां पे ज्यादा हो वहां से कम आयंस की तरफ मूवमेंट होती है भाई, कहां, किसकी, करंट की। अब करंट ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है और हम एनालॉजी में कंसीडर करते हैं जो ज्यादा कंसंट्रेशन के आयंस है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो कम कंसंट्रेशन के आयंस है जहां पे कम है आयंस की अवेलेबिलिटी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसीलिए जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसीलिए हमारे पास करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वो अपोजिट होती है। अभी एक बार फिर देख लीजिए होता क्या है, जो हमारे पास करंट की मूवमेंट है या फिर करंट है वो क्यों मूव करता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है अभी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि कंसंट्रेशन कहीं पे ज्यादा हो गई कहीं पे कम हो गई, किसकी, आयंस की। तो करंट मूव करता है ड्यू टू आयंस और कहां से कहां, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या है, जहां पे आयंस ज्यादा है और जहां पे आयंस कम है। ठीक है भाई, अब हाई कंसंट्रेशन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और लो कंसंट्रेशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसी वजह से जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है भाई और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टू
पॉजिटिव, इसीलिए करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. So this is all about for today. In the next lecture we will discuss about potential difference and standard electrode potential and how we measure them. इसके बारे में बात करेंगे भी. So this is all about for today. Thank you so much dear students.